Assalamu alaikum. Welcome back students. I am Muhammad Asif Fareed, your biology tutor. Today we are going to discuss a very important topic in biology chapter 1 that is called as biological method. और ये बेटे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में क्या मिलेगा हमें? सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है। तो बिफोर गोइंग टू बायोलॉजिकल मेथड हम एक चीज़ डील करेंगे, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो एक हमारे पास बड़ी अहम टर्म है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहां लिख रहा हूं मैं जी, एनी प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, देखें अब आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, ये सारे कितने दुनिया के अंदर ह्यूमंस को डिस्टर्ब कर रहा है। इस तरह पहले आप पढ़ते रहे मैट्रिक के अंदर के मलेरिया का प्रॉब्लम रहा, फिर अभी करंटली आपके पास जो है वो डेंगू का प्रॉब्लम रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी डिजीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है, जो ह्यूमंस को होती है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज दैट इज एसोसिएटेड, जो जुड़ी हुई है विद द लाइफ, इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। आगे चलते हैं जी। तो आप जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो रहे हैं, ह्यूमन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। तो यहां पे लिखेंगे इसको द मेथड, तो वो मेथड, द मेथड यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या बात की भला? हमने यहां बात पहले सीखी है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमने कहा एनी प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड द मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं इसको। अब हमारा क्वेश्चन है कि सर ये जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें कौन से स्टेप्स आएंगे? ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट बड़ा अहम हमारा है, जो आपको बड़े गौर से समझना चाहिए है, वो हमारे पास है स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसमें लिखते हैं कि हमने क्या करना है। देखिए बेटा, आप ना मैट्रिक के अंदर जो है ना आप पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल मलेरिया की, आपको याद है। या अगर हम बात करें आज के ज़माने की बात करें तो आप जानते हैं कोरोना वायरस। तो सबको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है ना वो शुरू हुआ है वुहान में, यानी कि चाइना में शुरू हुआ है। और उसने क्या किया? ह्यूमंस को डिस्टर्ब किया। तो बायोलॉजिकल क्या आ गया? प्रॉब्लम। तो वो था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो फिर क्या हुआ? तो चाइना के अपने साइंटिस्ट भी वहां जाते हैं, और दुनिया के अंदर जो आपके पास WHO है उनके साइंटिस्ट भी जो हैं वो जाते हैं चाइना में। जब आपके पास वहां पर जाएंगे वो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल मेथड है वो स्टार्ट होता है भला किस चीज से? आपके पास वो बेटा स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है द वेरी फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड इज द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहां मैं लिख दिया आप लोगों के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पहला स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन है। तो यहां लिखेंगे कि जो बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड बिगिंस विद ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो जब हमारे पास साइंटिस्ट वहां जाएंगे चाइना में, तो जब बेटा जो हमारे साइंटिस्ट है वो जाएंगे चाइना में, तो सबसे पहला काम भला वो क्या करेंगे? वो वहां पे जाके ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सर जो ऑब्जर्व है वो हम कैसे करते हैं? बेटा आप जानते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हम करते हैं 5 सेंसेस से। ठीक है जी, तो 5 सेंसेस, हवा से खमसा को हम इस्तेमाल करते हैं भला क्या करने के लिए? ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। आगे चलते हैं बेटे, आपने याद रखना है कि जो होती है ना ऑब्जर्वेशन, वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं
तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है दो तरीके से, दो टाइप्स होती हैं उसकी। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब सुने इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें, आपके पास ना दो तरह के साइंटिस्ट हैं। एक बंदा आता है, वो कहता है जी कि काफी लोग जो है ना उनको कोरोना वायरस है, उनको कोरोना वायरस की डिजीज है। एक बंदे ने ये कहा। एक बंदा और आया, उसने कहा भाई 80 लोग हैं, 80% हैं जिनको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है। तो मेरा क्वेश्चन है, दोनों में से किसको आप कहेंगे कि क्वांटिटी वाली ऑब्जर्वेशन है और किससे आप कहेंगे क्वालिटी वाली ऑब्जर्वेशन है? तो आपको आसान लग रहा है, तो आपने याद रखना है जहां पे नंबर इन्वॉल्व हो, डाटा इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहां पे लिखेंगे जी। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये वो ऑब्जर्वेशन है दैट कैन बी रिकॉर्डेड, जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, तो उसने कहा था कि 80 लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है। इसका मतलब है कि वो जो जिस बंदे ने कहा है कि 80% को कोरोना वायरस है, तो आप उसको डाटा के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, तो इसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको हम डाटा की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और इसे आप डाटा की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि एक में क्वांटिटी है और एक में क्वांटिटी नहीं है, नंबर नहीं है, तो दोनों में से कौन सी वाली एक्यूरेट है? बिल्कुल ये वाली एक्यूरेट है। तो जिसने आपसे कहा है कि भाई 80 लोगों को कोरोना वायरस है, तो वो एक्यूरेट है, तो हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या होती है, तो ये एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो भला क्या होती है, वो ज्यादा एक्यूरेट होती है इसके मुकाबले में। ठीक है जी, ये हमने सीख लिया। आगे चलते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था भला बायोलॉजिकल मेथड में? वेरी फर्स्ट स्टेप वाज द ऑब्जर्वेशंस। हम ऑब्जर्व करते हैं 5 सेंसेस से। जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम भला क्या करते हैं? फिर मैंने आपको बताया कि दो तरह की होती है ऑब्जर्वेशन। अगर मुशाहिदा ऐसा है कि उसमें नंबर मिलेगा आपको, तो बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, उसको आप डाटा की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब देखें, तो हमारे पास दो तरह के लोग थे। एक ने, आप जाहिर है कि जो साइंटिस्ट है, एक तो बंदा साइंटिस्ट नहीं है कि जो अकेला काम कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। एक पूरी टीम जाती है साइंटिस्ट की, वो सारे ऑब्जर्व करते हैं। जब बच्चे सारे वो ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर क्या होगा भला? फिर हर कोई जो है ना वो गैस करेगा, वो एक तुक्का मारेगा, एक गैस करेगा कि मुझे लगता है कि ये डिजीज इस वजह से हो रही है। ठीक है, तो हर कोई गैस करेगा। तो जो बंदा भी ऑब्जर्व करके, मुशाहिदा करके जो गैस करेगा, उस गैस का नाम क्या रखा है आपने? हाइपोथेसिस। तो स्टेप 2 क्या है इसके अंदर? जो स्टेप 2 है इसको यहां पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप 2 है दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो हम बोलेंगे द टेंटेटिव, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डिफाइन कर रहा हूं इसको। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। अब सवाल है कि टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? तो आपने याद रखना, टेंटेटिव का मतलब है कि जो टेस्ट नहीं किया गया, अनटेस्टेड है, फिक्स नहीं है, सिर्फ गेस किया है आपने, उसको बोलते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने उसके बारे में गेस किया है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब आपने याद रखना है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम दो मेथड जो है ना वो चूज करते हैं। ठीक है जी, एक को हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, एक को हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, और एक को हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं जी, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आपने याद रखना है जो ना डिडक्टिव रीजनिंग, इसके अंदर जो है हम मूव करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। मैं भी गाइड करता हूं इसका मतलब क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए एक काम करते हैं, अगर आपसे मैं कहूं ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, तो मैं भला कौन सी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जनरल।
तो ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, एक बात मैंने कह दी, आगे चलते हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स एंड दिस इज अ स्पैरो एंड इट हैज आल्सो विंग्स, तो इट इज अ बर्ड। तो जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पहले मैंने बात की ओवरऑल, तो पहले मैंने बात की है जनरल, और मैंने बाद में किसकी बात की है, इस स्पैरो की, ये स्पेसिफिक है। तो जब आप मूव करते हैं जनरल से भला किस तरफ, स्पेसिफिक की तरफ, तो इस अप्रोच को भला क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं इसको। यहां पे आते हैं जी, तो यहां मैंने क्या लिखा है, इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है आपको आइडिया हो रहा है इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हम मूव करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, जो है ना हम मूव करते हैं, ठीक है जी। तो आपको आइडिया हो गया, इसमें क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये एक स्पैरो है, तो मेरे पास एक स्पैरो है, इसके बर्ड, इसके विंग्स हैं, तो ये बर्ड है। इसी तरह जो सारे परिंदे होंगे उन सब के विंग्स होंगे। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने पहले बात की है स्पैरो की, और फिर भला मैंने क्या बात की है, मैंने बात की है ओवरऑल की। तो जब मैंने स्पैरो की बात की है और फिर बाद में बात की है ओवरऑल, तो हम बोल देंगे हम कहां क्या कर रहे थे, हम स्पेसिफिक से भला किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टुवर्ड द जनरल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी है इसकी, ये हम कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। तो हमने अभी क्या सीखा है, भला हमने अभी ये सीखा है कि जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके तरीके क्या हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग होती है। आगे चलते हैं। अब हमारा सवाल है कि सर इन दो तरीकों के अलावा, इन दो तरीकों के अलावा और कौन से तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए। तो यहां पे लिखेंगे अदर वेज, ठीक है। अदरवेज, अदरवेज किसके लिए भाई, अदर वेज टू फार्मुलेट टू मेक हाइपोथेसिस। तो यहां लिखूंगा मैं, तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है जी इमेजिनेशन। आप कोई चीज इमेजिन करके बना सकते हैं हाइपोथेसिस। फिर आगे लिखेंगे जी एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक प्रेफरेंस, ठीक है। कोई जाती आपका जो तजर्बा है, जो आपकी जाती, जो आप जिस चीज को प्रेफर करते हो। फिर आप इसके बाद क्या पॉसिबल है जी, फिलोसॉफिकल आइडियाज, तो फिलोसॉफिकल या रिलीजियस, कोई जो साइंटिस्ट भी है और बंदा मजहबी भी है उसका और अंदाज होगा, तो इसे बोलेंगे फिलोसॉफिकल आइडियाज या रिलीजियस आइडियाज। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये होता है कि बाय चांस, बाय चांस, बाय चांस मैंने क्यों लिखा है आपको बताना चाह रहा हूं। आपने सुना होगा बायोलॉजी के अंदर ना बहुत से प्रोसेस और बहुत सी चीज ऐसी है, यानी कि एंटीबायोटिक, वो बाय चांस डिस्कवर हुई थी। वो साइंटिस्ट काम कोई और कर रहा था और उसके जहन में कुछ और आ गया, तो ऐसे भी बनते हैं हाइपोथेसिस। तो ये मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या मेंशन किए भला, ये मैंने यहां पर ये मेंशन किए हैं कि कौन से दूसरे तरीके हैं टू प्रोड्यूस द, टू मेक द हाइपोथेसिस, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है। और साथ क्या पॉसिबल है, साथ पॉसिबल है कंपैरिजन, यानी कि आप कोई दो चीजों का कंपैरिजन करके जो है वो बना लेते हैं हाइपोथेसिस। अच्छा, क्या हमने डील किया, हमने डील किया हाइपोथेसिस खुद क्या है, हाइपोथेसिस बनाने के तरीके क्या हैं, और अदर वेज कौन से हैं टू प्रोड्यूस द हाइपोथेसिस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा बेटे, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था इन केस ऑफ हाइपोथेसिस, मैंने कहा था कि ये गैस है, ये आपने एक तुक्का मारा है या आपने गैस मारा है, तुक्का किया है आपने। तो बेटा मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने गैस किया है, क्या ये जो गैस है इसको एक्सपेरिमेंट से चेक करें कि चेक ना करें। चेक करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली आप चेक करेंगे। तो ये जो हाइपोथेसिस है ना, तो यहां लिखूंगा जो आपका थर्ड स्टेप जो है, तो जो आपका थर्ड स्टेप है ना वो आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स थ्योरी, टूवर्ड्स थ्योरी। अच्छा, थ्योरी कैसे बनेगी जरा ये सीखिएगा मुझसे कि कैसे होगा इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो आपने बनाया है हाइपोथेसिस, तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो जो आपने बनाया है हाइपोथेसिस, आप क्या करेंगे, जो आपने गेस किया था, जो आपने बनाया हाइपोथेसिस, आप इसके साथ करेंगे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। यहां लिख रहा हूं मैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो जो आपने गेस किया था बार 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 आप भी चेक कर रहे हैं और लोग भी चेक कर रहे हैं, तो आप उसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आपने याद रखना, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर इफ जो आपका हाइपोथेसिस है वो गलत हो ही नहीं रहा, इफ hypothesis is not falsified, यहां लिख रहा हूं मैं,
यहां क्या लिखा है मैंने, इफ हाइपोथेसिस, जो आपके गेस था, इफ हाइपोथेसिस इज नॉट फाल्सिफाइड, वो गलत नहीं हो रहा। तो जब बार बार एक्सपेरिमेंट करने, यहां लिखा है मैंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, जब बार बार एक्सपेरिमेंट करने से जो आपने गेस किया है वो गलत नहीं हो रहा, तो उसे क्या कर लेंगे, जनरली एक्सेप्टेड। तो आपका जो गेस था, जो आपका हाइपोथेसिस था, सब इसको मान लेंगे, इट इज जनरली एक्सेप्टेड, और वो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स अ थ्योरी एंड इट बिकम्स एंड अ थ्योरी, वो थ्योरी बन जाएगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस से आप थ्योरी का लेवल कैसे तय करेंगे, यू हैव टू गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। तो आप हाइपोथेसिस को बार बार रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट से। अगर बार बार एक्सपेरिमेंट से भी वो आपका गेस जो है वो गलत नहीं हो रहा, तो वो लोग सारे मान लेंगे, साइंटिस्ट सारे मान लेंगे, तो क्या बोल देंगे उसको, दैट इज अ थ्योरी। अब क्वेश्चन है एक अच्छी थ्योरी कैसे होती है, लिख रहा हूं मैं, अ गुड थ्योरी। जो अच्छी थ्योरी होती है ना, वो आपने याद रखना है कि वो ना चीजों को पेशीन गोई कर सकती है, वो प्रीडिक्ट कर सकती है। यहां लिख रहा हूं मैं, अ गुड थ्योरी इज प्रीडिक्टिव थ्योरी, प्रीडिक्टिव। और साथ वो क्या होती है, वो होती है प्रोडक्टिव थ्योरी। ठीक है जी। तो ऊपर में लिखा हुआ है प्रीडिक्ट करना, मैंने कहा पेशीन गोई करना, जो चीजों को एक्सप्लेन कर सके। क्या कर सके भला, वो जिसके अंदर क्या पाई जा रही हो, एक्सप्लेनेटरी पावर। ठीक है जी, मैंने यहां लिख दिया। तो एक अच्छी थ्योरी क्या होती है, एक अच्छी थ्योरी जो है वो प्रीडिक्टिव होती है, वो पेशीन गोई कर सकती है, उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। और एक अच्छी थ्योरी क्या होती है, वो होती है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके जरिए आप मैनी न्यू क्या बना सकते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है जी। तो हमें आइडिया हो गया कि जो अच्छी थ्योरी होती है वो प्रीडिक्टिव भी होती है और प्रोडक्टिव भी होती है। ये हम करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद, अब पता क्या होगा, जो आपकी थ्योरी बन गई है, अब क्या होगा, और बहुत से जो साइंटिस्ट है ना, वो सारे ट्राई करते हैं कि जो थ्योरी है ना वो गलत हो जाए। यानी मैं देखें, ये नहीं कि नेगेटिव सेंस में नहीं है ये कि गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। वो चाह ये रहे होते हैं कि साइंस के अंदर है, बायो के अंदर है, वही चीज आगे जाए, वही चीज एक्सेप्ट की जाए जो बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो क्या करेंगे, वो बार बार इस थ्योरी को रॉन्ग करना चाहेंगे। तो क्या होगा जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो आपका नंबर 4 स्टेप यहां पर है, वो है लॉ। तो अब सवाल है कि थ्योरी लॉ कब बनेगी। तो आपने याद रखना है, थ्योरी कोई भी हो, प्रिडिक्टिव भी है, प्रोडक्टिव भी है, फिर भी क्या होगा, तो जो थ्योरी होती है क्या करेगा, उसको आप टेस्ट करेंगे अगेन एंड अगेन। यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन, तो आप बार बार टेस्ट करते हैं थ्योरी का। और अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने से टाइम गुजर जाए थोड़ा सा, बार बार सब साइंटिस्ट ने रज के एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने से जो आपकी थ्योरी है वो क्या कर गई है, वो बच गई है, वो सरवाइव कर गई है। तो अगर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से भी वो थ्योरी गलत ना हो, वो सरवाइव कर जाए, तो ये थ्योरी क्या बन जाएगी, दिस थ्योरी बिकम्स लॉ। और एक बार लॉ बन गया तो ये होता है यूनिफॉर्म। ठीक है। और कोई भी जो है क्या होगा, इसको गलत नहीं कह सकता। तो ये एक यूनिफॉर्म होता है और ये कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास लॉ है। ठीक है। अब हम लास्ट काम करेंगे, वो है एग्जांपल्स। तो बेटा आप पढ़ चुके मैट्रिक के अंदर मेंडल के लॉज। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि सर बायो के अंदर कौन से लॉ हैं, तो मेंडल के लॉज भी हैं, फिर आपके पास है हार्डी वेनबर्ग लॉ, तो ये भी आपके पास लॉज हैं। ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल देखी हैं बायोलॉजी के अंदर लॉज की। अब एक सवाल है कि बायो में लॉज कम क्यों होते हैं जी, क्या लग रहा है आपको, बायोलॉजी के अंदर लॉज कम क्यों है, क्योंकि नेचर तब्दील होती है, एल्यूसिव नेचर होती है बेटा लाइफ की। तो जो नेचर होती है वो सेम नहीं रहती है, वो चेंज होती है, इसीलिए बायो के अंदर लॉज क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या सीखा हमने आज, हमने सीखा बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स कौन
कौन से हैं? तो पहला स्टेप क्या देखा हमने, बोला हमने बात की ऑब्जर्वेशन की, हमें समझ लग गई इसकी। फिर हमने क्या बात की, हमने देखा कि ऑब्जर्व करने के बाद हम गेस करते हैं, उसका नाम हाइपोथेसिस है। अगर बार बार एक्सपेरिमेंट होने पर जो आपका हाइपोथेसिस है वो सही हो जाए तो अब वो हाइपोथेसिस नहीं रहेगा, वो गेस नहीं रहेगा। क्या बोल देंगे उसको? उसको बोल देंगे थ्योरी। चाहे आपकी थ्योरी अच्छी है, आप थोड़ा टाइम देंगे और आप बार बार एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और अगर थ्योरी जो है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से भी बच जाए तो नाउ इट इज कॉल्ड एज द लॉ। और एक बार लॉ बन गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा हमारा टॉपिक यहीं तक था। विश यू ऑल द बेस्ट।